हेलो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको JCPO भी बोलते हैं। इसको साइन किया था 2015 में और इसको इंडोर्स किया था UNSC रेजोल्यूशन के द्वारा, ताकि जो ईरान है उसको जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको डेवलप करने से रोका जा सके। और उसको ग्रांट किया था कि जो उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर पावर जो प्रोग्राम है, उसको इंटरनेशनली मॉनिटर्ड सिविल न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ग्रांट कर दिया था उसको। ये साइन किया गया था ईरान और P5+1 के द्वारा। P5 ये वो मेंबर हैं जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। वो P5 है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, और जो +1 था वो था जर्मनी। 2018 में USA ने क्या किया, इस डील से पुल आउट कर लिया और उसने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया स्नैपबैक का, ताकि उसने मतलब कि री इम्पोज कर दिया जो सैंक्शन थे ईरान के ऊपर यूनिलैटरली। जो JCPO है वो अलाउ करता है कि कोई भी पार्टी इस प्रोसेस को क्या कर सकती है, ट्रिगर कर सकती है। अगर कोई भी पार्टी इससे कंप्लाई डील से नहीं करती है तो इसके रिस्पॉन्स में जब USA ने सैंक्शन लगाई ईरान पर, तो ईरान ने क्या किया, जो उसका न्यूक्लियर वर्क था उसको क्या किया, स्टेप अप कर दिया, उसको बढ़ा दिया, क्योंकि जो JCPO का वायलेशन था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जो गिग इकोनॉमी है वो एक फ्री मार्केट सिस्टम है कंपनीज का। वहाँ पर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनको हायर किया जाता है, मतलब कि फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर करने की बजाय इनको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और फ्रीलांसर्स को हायर किया जाता है कंपनीज के द्वारा। उन्हीं को गिग वर्कर्स बोला जाता है, क्योंकि वो जो एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होती है वो उससे बाहर होते हैं। जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं वो लोग होते हैं जिनको हु एक्सेस ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं और वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं या किसी प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, वो होते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे स्विगी वाले। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वन रैंक वन पेंशन, OROP। ये एक तरीके से एम्प्लाई करता है जो यूनिफॉर्म पेंशन है वो पे करनी चाहिए जो आर्म फोर्सेस पर्सनल हैं उनके रिटायरमेंट के बाद। जो लोग सेम रैंक और जो सेम लेंथ ऑफ सर्विस पे रिटायर होते हैं तो उनको डेट ऑफ रिटायरमेंट की को ना देखकर, उनका रैंक और उनकी जो लेंथ है सर्विस की वो देखकर उनको पेंशन देनी चाहिए। और इट्स जो गैप है इनके बीच में, क्योंकि जो पहले पास्ट में रिटायर हुए हैं, जो अभी करंट में रिटायर हो रहे हैं, उनके बीच में जो गैप हो गया था, तो उसको फिल करने के लिए ये वन रैंक वन पेंशन जो है वो स्कीम है। और इसको इम्प्लीमेंट किया था 2015 में और इसको रिवाइज किया जाना है हर 5 साल में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की है कि इसको रिवाइज किया जाए और इसको ऑटोमेटिकली पीरियडिकली रिवाइज कर दिया जाए, ना कि इसको हर साल 5 साल में इसको गवर्नमेंट को करना पड़े। ऑटोमेटिकली ये हो जाना चाहिए। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। जो ये है, ये इससे में होता क्या है, एकदम से फीवर हो जाता है और जो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है जिसमें कई बार कंफ्यूजन होना या मतलब कि कुछ कोमा में चले जाते हैं या किसी को कुछ याद नहीं रहता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो वो उस सिचुएशन में ये चीज़ें हो जाती हैं। और ये होता है डिफरेंट वायरसेस के या बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स एक्सेट्रा की वजह से ये बीमारी, ये सिंड्रोम हो जाता है। और ये उस पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है जो 15 साल से नीचे होती है मेनली, और इसको लोकली चमकी बुखार भी बोला जाता है। और ये मेनली कब होता है, जब समर्स होती हैं तब होता है। कहाँ पर, जो नॉर्थ बिहार की वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ पर मेनली अफेक्ट करता है उस एरिया में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेलिना एंड ध्रुवास्त्रा सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। ये जो 2 मिसाइल है, हेलिना आर्मी का वर्जन है और जो ध्रुवास्त्रा है वो इंडियन एयरफोर्स का वर्जन।
ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं और इस सिस्टम में क्या है, ये ऑल वेदर मतलब किसी भी मौसम में डे एंड नाइट इसमें कैपेबिलिटी है और ये किसी भी बैटल टैंक को क्या कर सकता है, ध्वस्त कर सकती हैं ये दोनों हेलिना और ध्रुवास्त्र। और इनको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको शुरुआत और इसको कंसीव किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, जो चाहते थे कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी का फील्ड है वहाँ पे इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए और इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 1983 में और ये कंप्लीट हुआ था 2012 में। इसमें मेनली जो हैं वो हैं 5 मिसाइल्स जो डेवलप की गई हैं इस प्रोग्राम के अंदर, जिनको जो उनका एक्रोनियम है वो है पटना, P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश। पृथ्वी एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और जो अग्नि है वो बैलिस्टिक मिसाइल है डिफरेंट रेंजेस में, जैसे अग्नि 1, 2, 3, 4, 5। और जो त्रिशूल है वो एक शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है और नाग हमने अभी पीछे देखी थी जो थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है और आकाश जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है INS प्रलया। ये सेकंड शिप है जो इंडिजिनियसली मतलब कि इंडिया में जिसको बनाया गया है, पर्बल क्लास मिसाइल वेसल इसको बोला जाता है। इट इज़ फिटेड विद एन एरे ऑफ वेपन्स एंड सेंसर्स। इसमें बहुत अच्छे उम्दा क्वालिटी के वेपन्स और सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसमें लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी हैं। जो INS प्रलया है इसने पार्टिसिपेट किया था जो नेवल डिफेंस एग्जीबिशन हुई थी 2021 नेवडेक्स उसमें, और जो इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन हुआ था IDEX 21 जो UAE ने ऑर्गेनाइज किया था उसमें। IDEX इज़ द ओनली इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इन द मीना रीजन, जहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब कि लैंड, सी एंड एयर सेक्टर ऑफ डिफेंस में जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है IDEX में। जो मीना रीजन है वो एक एक्रोनियम है मीना का मतलब होता है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन और इसमें अप्रोक्सीमेटली 19 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ डिफेंस एग्जीबिशंस। इंडिया में 2 डिफेंस एग्जीबिशन होते हैं, डेफ एक्सपो और एरो इंडिया। डेफ एक्सपो जो का 11th एडिशन हुआ था वो हुआ था पहली बार लखनऊ उत्तर प्रदेश लखनऊ में पहली बार हुआ था 2020 में और ये 2 साल में एक बार होता है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इवेंट को किया जाता है। और जो एरो इंडिया उसका जो 13th एडिशन हुआ था वो हुआ था बेंगलुरु के येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन जो कर्नाटका में है, वहाँ पे हुआ था ये एरो इंडिया का शो। एरो इंडिया भी एक इंटरनेशनल मिलिट्री एंड सिविल एयर शो है जो 2 साल में एक बार होता है, जहाँ पे मिलिट्री और इंडस्ट्रीज एयरक्राफ्ट मेकर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपनी जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं उनको शो करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इसको फाउंड किया था शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, जो हमारे नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में, और उसने 2021 में अभी 100 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ये ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट इसको बनाया गया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी को, और ये सेंटर थी जो सिंप्लिसिटी है हमारा एक्सटर्न्स में जो नेसेसरी है, ज़रूरी है ट्रू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए। और जो इसका करिकुलम था उसमें म्यूजिक भी था, पेंटिंग भी, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस भी और बहुत सारे परफॉर्मेटिव प्रैक्टिस भी थे। विश्व भारती को डिक्लेयर किया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कब 1951 में 1951 में इसको डिक्लेयर किया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।